Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 21 July 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. A client with arthritis reports receiving the following dietary suggestion over the years. Which recommendation for a daily diet should the nurse reinforce? किसी अर्थराइटिस वाले पेशेंट को आप इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा डाइट सजेशन देंगे? कौन सा डाइट सजेशन इस पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा वो आपको बताना है. Option 1, wheat, gram and yeast. Option 2, yogurt and blackstrap molasses. Option 3, multiple vitamin supplements in large doses. Option 4, adequate food in a variety of different fruit groups. The right answer is option 4. अर्थराइटिस वाले पेशेंट में अगर वो बैलेंस डाइट लेता है यानी कि सभी फूड ग्रुप से पर्याप्त मात्रा में फूड लेता है तो उसे किसी भी स्पेशल टाइप की डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर. ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में बताई गई जो व्हीट, ग्राम, यीस्ट, योगर्ट और ब्लैक स्ट्रैप मोलेसेस हैं इनकी मात्रा को बढ़ाना डाइट में सही नहीं है. सो दे आर रॉन्ग. मल्टीपल विटामिन अगर लार्ज डोज में लिया जाए तो ये बॉडी को हार्म कर सकते हैं, डेंजरस हैं, इसलिए इन्हें कभी भी हाई डोज में नहीं लेना चाहिए. अगर कोई पर्सन बैलेंस डाइट ले रहा है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन अवेलेबल रहते हैं, इन्हें एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं है. आइए अब बात कर लेते हैं अर्थराइटिस डिजीज़ क्या है और इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. अर्थराइटिस डिजीज़ को हम जॉइंट इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं यानी कि जोड़ों में सूजन का आना. डेफिनेशन: inflammation of one or more joints causing pain and stiffness that can worsen with age. अर्थराइटिस वह कंडीशन है जिसमें शरीर के किसी एक या एक से अधिक जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाए जिसके कारण व्यक्ति को पेन हो, स्टिफनेस हो और ये उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़े तो ये कंडीशन अर्थराइटिस है. डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थराइटिस एग्जिस्ट, each with different cause including wear and tear, infections and underlying diseases. कई प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं जिनके अलग अलग कारण होते हैं जिनमें वियर एंड टीयर, इन्फेक्शन और किसी और डिजीज़ के कारण अर्थराइटिस का डेवलप होना इम्पॉर्टेंट है. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट: अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस कौन सा होता है तो आप बताएंगे ऑस्टियो अर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस. इन दोनों को ही हम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस मानते हैं. ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी एक नाम आपको दिया जाएगा और उसे ही आपको सेलेक्ट करना है, ऑस्टियो अर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस. अर्थराइटिस के सिम्टम्स में पेन, स्वेलिंग, रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन यानी जॉइंट में मूवमेंट का कम होना और स्टिफनेस इंपॉर्टेंट हैं. अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, सर्जरी इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन: पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के अंतर्गत कौन सी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन ए, सॉलिसिटिंग केस रिपोर्ट्स ऑफ अ पर्सन विथ सिम्टम्स कंपैटिबल विथ SARS फॉर्म ऑफ लोकल हॉस्पिटल. पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस डिपार्टमेंट
लोकल हॉस्पिटल्स में आए उन पेशेंट्स के सिम्टम के हिसाब से डाटा कलेक्ट करता है जो सिम्टम्स SARS डिजीज से रिलेटेड हों। ऑप्शन बी, क्रिएटिंग ग्राफ्स ऑफ द नंबर ऑफ डॉग बाइट्स बाय वीक एंड नेबरहुड। एक सप्ताह में कितने लोगों को डॉग बाइट हुई, इस चीज़ का ग्राफ तैयार करना। ऑप्शन सी, राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन सीट बेल्ट यूज टू शेयर विथ स्टेट लाइगेचर। किसी स्टेट के नियम के अनुसार, ट्रैफिक रूल्स के अनुसार कितने लोगों ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया या नहीं किया, इसकी रिपोर्ट तैयार करना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस डिपार्टमेंट बेसिकली लोगों की हेल्थ का पूरा ख्याल रखता है। हेल्थ से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी इस डिपार्टमेंट द्वारा परफॉर्म की जाती है। स्पेशली हर प्रकार के सर्वे ये डिपार्टमेंट करवाता रहता है। यहाँ पर SARS वर्ड यूज़ किया गया है जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। SARS डिजीज़ का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस के द्वारा ट्रांसमिट होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। इन चारों ऑप्शंस में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए थायरॉक्सिन। हमारी थायराइड ग्लैंड के द्वारा आयोडीन का इस्तेमाल करते हुए T3 और T4 हार्मोन का सिंथेसिस करवाया जाता है। T3 हार्मोन को आप ट्राई आइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं, वहीं T4 को टेट्रा आइडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट अपीयरिंग एट अराउंड। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन किस एज पर देखे जाते हैं। ऑप्शन ए 4 वीक, ऑप्शन बी 16 वीक, ऑप्शन सी 24 वीक्स, ऑप्शन डी 8 वीक्स। The right answer is option D, 8 weeks. Let's see the rationale. Braxton Hicks contraction are sporadic contraction and relaxation of uterine muscle. Sometimes they are referred to as prodromal or false labor pains. It is believed that they start around 6-week gestation but usually are not felt until the second or third trimester of pregnancy. ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन को हम प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन के नाम से या फिर प्रोड्रोमल पेन या फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन 6 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर ही आने लग जाते हैं, लेकिन उस समय इनकी फ्रीक्वेंसी या इनकी इंटेंसिटी इतनी हल्की होती है कि वुमेन इन्हें फील ही नहीं कर पाती। वुमेन को ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जाकर फील होते हैं, जबकि इनकी शुरुआत 6 सप्ताह पर हो चुकी होती है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इतने पावरफुल नहीं होते कि वुमेन में लेबर करवा सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर इन नियोनेट्स इज रेगुलेटेड मेनली विया। किसी नियोनेट में बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा रेगुलेट होता है? स्वेटिंग, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, वार्मथ सीकिंग बिहेवियर या फिर शिवरिंग। The right answer is option B. It is brown adipose tissue. न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोथैलेमस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, शिवरिंग मैकेनिज्म नहीं पाई जाती और इसी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर ब्राउन एडिपोज टिश्यूज द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जब भी हमें ठंड लगती है तो हमारी बॉडी में एक शिवरिंग मूवमेंट, एक जर्किंग मूवमेंट, कपकपाहट शुरू हो जाती है। बेसिकली ठंड लगने पर हमारा हाइपोथैलेमस ये जर्किंग मूवमेंट कराकर, कपकपाहट करवाकर हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती। लेकिन बच्चों में ये मैकेनिज्म नहीं पाई जाती, इस वजह से उनमें बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन ब्राउन एडिपोज टिश्यूज द्वारा किया जाता है। नियोनेट शब्द का मतलब है ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 0 से 28 दिन के बीच की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल ब्रेन डिसऑर्डर विथ सीवियरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड बिहेवियरल डिफेक्ट। आपको उस ब्रेन डिसऑर्डर का नाम बताना है जिसमें किसी बच्चे की इंटेलेक्चुअल और बिहेवियरल पावर कम हो जाती है, या यूं कहें कि उस बच्चे में इंटेलेक्चुअल और बिहेवियरल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए साइकोसिस, ऑप्शन बी हिस्टीरिया, सी मैनिया, डी ऑटिज्म। The right answer is option D, autism. Let's see in brief about autism. Autism, also called autism spectrum disorder. It is complicated condition that includes problem with communication and behavior. Autism को आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज़ में कम्युनिकेशन और बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर्स, इंटेंस इंटरेस्ट, अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलाई। ऑटिज्म डिजीज़ से सफरिंग पर्सन सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, लोगों से उसका इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है। इन लोगों में रिपीटेटिव बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाथों में फ्लैपिंग मूवमेंट का होना। इसके अलावा अनयूजुअल रिस्पॉन्स देते हैं सेंसरी स्टिमुलाई को। ये सभी कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑटिज्म के पेशेंट में आप देखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म इज डायग्नोस्ड एट। ऑटिज्म किस उम्र पर डायग्नोज होता है? इन्फेंसी, 3rd ईयर, 5 ईयर, स्कूल एज। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Symptoms of autism usually noticed by the parents at 3 year of age. ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो बच्चे के 3 साल की उम्र के होने पर दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड इज नोन एज। अगर किसी घाव से गाढ़ा पीला ड्रेनेज निकल रहा है, गाढ़ा पीला रिसाव निकल रहा है, तो इसे आप किस नाम से जानते हैं? सैंग्विनस, सीरस सैंग्विनस, सीरस या फिर प्रूलेंट।
Basic but important. The right answer is option D. It is called प्रूलेंट. आइए वन बाय वन इन चारों टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं. अगर किसी घाव से क्लियर वाटरी ड्रेनेज निकल रहा है तो आप इसे सिरस कहेंगे या सिरस ड्रेनेज कहेंगे. पानी जैसा साफ तरल रिसाव सिरस कहलाता है. नेक्स्ट आता है sanguineous ड्रेनेज. फ्रेश ब्लड दैट इज प्रिवेलेंट among deep wounds and full and partial thickness. अगर किसी क्लाइंट में कोई गहरा घाव है, गहरी चोट लगी हुई है और वहाँ से फ्रेश ब्लड आ रहा है तो इसे आप सैंग्विनस ड्रेनेज के नाम से जानते हैं. सिंपली याद रखिएगा, सैंग्विनस ड्रेनेज का मतलब है ऐसा रिसाव जिसमें ब्राइट रेड ब्लड हो यानी फ्रेश ब्लड मौजूद हो. नेक्स्ट, सिरस सैंग्विनस. दिस लीकेज इज थिन एंड वाटरी एंड इट इज पिंक इन कलर. सिरस सैंग्विनस जो ड्रेनेज फ्लूइड है वो पतला होता है, पानी की मात्रा उसमें अधिक होती है यानी प्लाज्मा अधिक होता है और इसका कलर पिंक होता है. यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सैंग्विनस ड्रेनेज और सिरस सैंग्विनस ड्रेनेज में क्या फ़र्क है. तो याद रखिएगा, जो सैंग्विनस ड्रेनेज होगा वो गहरा लाल ब्लड वाला होगा जबकि सिरस सैंग्विनस ड्रेनेज पिंक कलर का होगा. इसमें प्योर ब्लड होगा जबकि इसमें ब्लड की मात्रा कम होगी. ये थोड़ा गाढ़ा होगा, ये थिन होगा. इसमें प्लाज्मा कंटेंट ज़्यादा होगा, इसमें प्लाज्मा कंटेंट कम होगा. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ये टर्म्स प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, स्पेशली नॉर्सेट एग्जाम में. नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर प्रूलेंट ड्रेनेज. प्रूलेंट ड्रेनेज इज अ लीकेज फ्रॉम योर वुंड अपीयर्स मिल्की. इट इज जनरली ग्रे, ग्रीन, येलो. किसी भी घाव से यदि ग्रे, ग्रीन या येलो कलर का ड्रेनेज निकले तो इसे आप प्रूलेंट ड्रेनेज के नाम से जानते हैं. इसके अंदर जनरली डेड WBC की मात्रा अधिक होती है और काफ़ी बदबूदार फ्लूइड होता है. ये सिंपली कहें तो मवाद पड़ना घाव में या पस पड़ना घाव में प्रूलेंट ड्रेनेज कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूरिज्म अफेक्ट विच लेयर ऑफ आर्टरी. एन्यूरिज्म कंडीशन में आर्टरी की कौन सी लेयर प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है. ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्यूनिका मीडिया. हमारी आर्टरी की जो बीच वाली लेयर है ट्यूनिका मीडिया, ये एन्यूरिज्म कंडीशन होने पर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है. हमारी ब्लड वेसल यानी कि वेन और आर्टरी, इनका निर्माण 3 लेयर्स से होता है. ये 3 लेयर्स वन बाय वन इन्हें हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एडवेंटिशिया की. एडवेंटिशिया ब्लड वेसल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसका काम है ब्लड वेसल को स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करना. स्ट्रक्चर, सपोर्ट और शेप को मेंटेन करने के लिए सबसे बाहर वाली लेयर एडवेंटिशिया रिस्पॉन्सिबल होती है. सेकेंड लेयर का नाम है ट्यूनिका मीडिया. ये इलास्टिक और मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी लेयर है जो कि ब्लड वेसल के इंटरनल डायमीटर को रेगुलेट करती है. ब्लड वेसल कब डायलेट होगी, कब कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये सभी ट्यूनिका मीडिया में मौजूद इलास्टिक और मस्कुलर फाइबर्स के कारण होता है. नेक्स्ट आता है ट्यूनिका इंटीमा.
ये ब्लड वेसल की सबसे अंदर वाली लेयर है और इसका निर्माण एंडोथीलियल सेल से होता है। ये ब्लड को फ्रिक्शन लेस पाथवे प्रोवाइड करती है। ब्लड जब ब्लड वेसल से मूव करता है, ब्लड वेसल में जब फ्लो करता है, तो ब्लड सेल्स में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, इसलिए एक स्मूथ पासेज वे देने का काम ट्यूनिका इंटीमा करती है। होपफुली आप ये तीनों चीज़ें समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं एन्यूरिज्म क्या होता है। अ बैलूनिंग एंड वीकेंड एरिया इन द आर्टरी। हमारी आर्टरी, जैसे मान लीजिए ये आर्टरी है, इस आर्टरी में ये वाला हिस्सा किसी वजह से मान लीजिए कमज़ोर पड़ गया, तो इसके अंदर जब ब्लड बहता है और वो ब्लड इस हिस्से पर आकर टकराता है, तो इस वीक एरिया में गुब्बारे की तरह फुलाव आ जाता है। इसे ही हम एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। ब्लड वेसल का किसी हिस्से पर कमज़ोर होना और उस हिस्से पर ब्लड के लगातार पड़ रहे दबाव के कारण वहाँ से ब्लड वेसल फूल जाती है, यानी कि उस एरिया की बैलूनिंग हो जाती है, गुब्बारे की तरह फूल जाती है। ये कंडीशन एन्यूरिज्म के नाम से जानी जाती है। एन्यूरिज्म कंडीशन मुख्य रूप से एरोटा, ब्रेन, बैक ऑफ नी, इंटेस्टाइन और स्प्लीन एरिया के अंदर हो सकती है। A ruptured aneurysm can result in internal bleeding and stroke. अगर किसी क्लाइंट में ये एन्यूरिज्म वाली अरोटा या आर्टरी फट जाए तो इससे इंटरनल सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट में स्ट्रोक भी हो सकता है। अगर ये एन्यूरिज्म फट जाए तो इससे पर्सन की डेथ हो सकती है। जब तक ये एन्यूरिज्म ब्रस्ट ना हो, फटे नहीं, तब तक पेशेंट में किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइडेक्स इज ऑल्सो नोन एज। साइडेक्स को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लूट्रेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, कॉर्सोलेक्स या फिर हाइपोक्लोरेट? The right answer is option A, ग्लूट्रेल्डिहाइड। याद रखिएगा, साइडेक्स को हम 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं और इसका इस्तेमाल एंडोस्कोप जैसे इक्विपमेंट्स को साफ करने, स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। साइडेक्स से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे कितने दिन बाद डिस्कार्ड करना है। तो याद रखिएगा, साइडेक्स को 14 डेज बाद डिस्कार्ड किया जाता है। अगर और स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन पूछना चाहे एग्जामिनर, तो पूछ सकता है कि एक्टिवेटेड साइडेक्स को कितने दिनों में डिस्चार्ज करते हैं, तो आप कहेंगे एक्टिवेटेड फॉर्म 14 दिन में डिस्चार्ज होगी, जबकि इनएक्टिवेटेड साइडेक्स 28 डेज के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है। साइडेक्स से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसके द्वारा स्टरलाइजेशन में कितना समय लगता है। तो आप बताएंगे किसी भी इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए साइडेक्स में कम से कम 15 से 30 मिनट तक रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ द बैग यूज्ड इन BMW for discarding human anatomical waste, animal waste and solid waste। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट या सॉलिड वेस्ट को डिस्कार्ड करने हेतु किस कलर कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है? येलो, ब्लैक, ब्लू या पंक्चर प्रूफ कंटेनर?
The right answer is option A, yellow color container. अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप ज़रूर तैयार करके जाएं, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रीसेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से टोटल चार कलर के बिन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, 4 कलर कोडिंग इस्तेमाल की जाती हैं हॉस्पिटल वेस्ट को कलेक्ट और डिस्कार्ड करने के लिए, जिनमें येलो, रेड, वाइट और ब्लू इम्पॉर्टेंट है। वन बाय वन इन सभी कलर बैग्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बैग है येलो बैग। इसमें पैथोलॉजिकल वेस्ट, सॉइल्ड इन्फेक्शियस वेस्ट जैसे कि ड्रेसिंग आदि, मेडिकल केमिकल वेस्ट, क्लिनिकल लैब वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट जिसमें डिस्कार्डेड एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स आती हैं। जितनी भी एक्सपायरी डेट की मेडिसिन्स हैं वो सभी येलो बैग में डिस्कार्ड की जाती हैं। जब इससे पहले ये ब्लैक बैग के अंदर डिस्कार्ड की जाती थी, जो कि अब BMW से हटा दिया गया है। ये रीसेंट चेंज है। हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ लिया जाए आपसे कि एक्सपायरी मेडिसिन को किस कलर बैग में डिस्कार्ड करते हैं, तो याद रखिएगा येलो बैग के अंदर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड कलर बैग। रेड कलर बैग में जितने भी रिसाइक्लेबल कंटेमिनेटेड वेस्ट हैं वो सभी डिस्कार्ड किए जाते हैं। आर से रेड होता है, आर से रबर भी होता है, तो इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं कि जितने भी रबर से बने इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को रेड कलर के बिन में डिस्कार्ड करेंगे, जैसे कि आईवी बॉटल, आईवी ट्यूब, यूरिनरी कैथेटर, सक्शन कैथेटर, राइल्स ट्यूब, सिरिंज, ग्लव्स, ईटी ट्यूब, ब्रेन सर्किट ऑफ वेंटिलेटर, ब्लड बैग्स, सीवीपी लाइन, बीटी सेट, आईवी कैन्यूला, यूरिन बैग, ड्रॉपर्स, रबर कैथेटर, ये सभी रेड कलर बिन में डिस्कार्ड किए जाएंगे। अक्सर आपको इन सभी ऑप्शंस में से कोई ना कोई एग्ज़ाम में मिल जाएगा। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें प्रीवियसली पूछी गई हैं। अब बात करते हैं थर्ड बैग की, जो कि है वाइट। इसे हम ट्रांसल्यूसेंट बैग के नाम से भी जानते हैं। वाइट कलर के अंदर जितनी भी तीखी नुकीली वेस्ट सब्सटेंस होती हैं उन्हें डिस्कार्ड किया जाता है। शार्प वेस्ट सभी इसी में डाले जाएंगे सिंपली। इसमें मेटल की शार्प इक्विपमेंट्स हो, निडिल हो, सिरिंज विथ फिक्स्ड निडिल हो, यानी ऐसी सिरिंजेस जिसके ऊपर निडिल परमानेंटली फिक्स्ड है, निडिल फ्रॉम निडिल टिप कटर और बर्नर, स्कैपल्स, ब्लेड और रेजर, सूचर नीडल, स्पाइन नीडल, कंटेमिनेटेड मेटल शार्प ऑब्जेक्ट, लैंसेट, नेल्स, ये सभी आपको वाइट कलर के अंदर डिस्कार्ड करने हैं। वाइट कलर बैग जो है बेसिकली एक पंचर प्रूफ कंटेनर होता है। पंचर प्रूफ कंटेनर होता है। लास्ट आता है ब्लू कलर बैग। इसके अंदर मेडिकल ग्लासवेयर वेस्ट, इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लास और बॉटल्स, जितने भी तीखी नुकीली कांच की बनी चीज़ें हैं वो सभी इसके अंदर डिस्कार्ड की जाएंगी। ब्रोकन और अनब्रोकन ग्लासवेयर, टूटे हुए या नहीं टूटे हुए कांच के सभी इक्विपमेंट्स, वाइल, एम्प्यूल, ग्लासवेयर्स, आईवी बॉटल्स, जो कांच की बॉटल्स आती हैं 0.45 ml NS जो होता है, 0.45 NS जो होता है वो बॉटल, मैनिटॉल इंजेक्शन बॉटल, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स, ग्लास पीस, ग्लास बॉटल्स, ग्लास स्लाइड्स,
लेबोरेटरीज में जो इस्तेमाल की जाती हैं, ग्लास सिरिंजेस, ये सभी ब्लू कलर के बैग में डिस्कार्ड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, after an open reduction and internal fixation of fractured hip, what assessment of the client's affected leg should the nurse make? किसी क्लाइंट में हिप बोन के फ्रैक्चर होने के बाद ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन सर्जरी की गई है। अब इस क्लाइंट में एज अ नर्स आपको कौन सा असेसमेंट करना चाहिए? इस ऑप्शन में एक से ज़्यादा सही जवाब हैं। उन सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे आप जो इस क्लाइंट में असेस किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 स्किन टेम्परेचर, ऑप्शन 2 मोबिलिटी ऑफ हिप, ऑप्शन 3 सेंसेशन इन टोज, ऑप्शन 4 कंडीशन ऑफ द पेन्स, ऑप्शन 5 presence of pedal pulse. The right answer is option 1, 3 and 5. किसी भी क्लाइंट में सर्जरी के बाद स्किन टेम्परेचर लेने से हमें ये पता चलता है कि अगर स्किन टेम्परेचर बढ़ा है तो वहाँ पर इन्फेक्शन की प्रेजेंस हो सकती है, और स्किन टेम्परेचर यदि नॉर्मल से काफ़ी कम है तो हो सकता है उस जगह पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही है। इसके अलावा फ्रैक्चर्ड हिप रिपेयर के बाद इस पेशेंट में हिप की मूवमेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, इसलिए हमें इस पेशेंट में ना तो एक्सटेंशन करवाना है ना ही फ्लेक्शन करवाना है, इसलिए हमने इस ऑप्शन को सही नहीं माना। इस पेशेंट में इस सर्जरी के बाद टोज का असेसमेंट करके टोज एरिया में, पैर के अंगूठे वाले एरिया में सेंसेशन है या नहीं, इस चीज़ को जांच के ये पता चलता है कि क्लाइंट के शरीर के आखिरी हिस्से तक न्यूरॉन की जो सप्लाई है, नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो पहुंच रही है। किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी सर्जरी के बाद नहीं हुई है। ऑप्शन 4 को हमने सही इसलिए नहीं माना है क्योंकि ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन सर्जरी में किसी भी प्रकार की पिन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रेजेंस ऑफ पीडल पल्स के असेसमेंट से हम उस पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी में अफेक्टेड लेग में सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, ब्लड सप्लाई आखिरी हिस्से तक पहुंच रही है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट करते हैं। तो होपफुली आप ये सारी पॉइंट समझ गए होंगे कि हिप फ्रैक्चर के रिपेयर के बाद स्किन टेम्परेचर, सेंसेशन इन टोज एरिया और पीडल पल्स है या नहीं, इन तीनों ही चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है और क्यों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ फ्रैक्चर्ड हिप is helped from the bed to chair after surgery. The nurse instruct the client to bear most weight on unaffected leg before sitting in chair. What should the nurse explain is the benefit of bearing most of the weight on unaffected leg? आपका पेशेंट जिसे हिप एरिया में फ्रैक्चर हुआ था, आपने इस पेशेंट में हिप एरिया की सर्जरी करवा दी। सर्जरी के बाद इस पेशेंट को आप बेड से चेयर पर बैठा रहे हैं। उस दौरान आप इस पेशेंट से कहते हैं कि जब मैं आपको बेड से चेयर पर शिफ्ट करूंगा तो आप अपने पूरे शरीर का वजन उस पैर पर लाइन रखेंगे जो कि सही है, यानी जिसमें सर्जरी हुई है उस पैर पर आपको बिल्कुल भी वजन नहीं डालना है। ऐसा करते हुए क्लाइंट को आप इस चीज़ के बेनिफिट के बारे में बताते हैं
नीचे बताए ऑप्शंस में से आपको उस बेनिफिट को सेलेक्ट करना है जिसकी वजह से आपने इस पेशेंट को अपनी बॉडी का सारा वेट अनअफेक्टेड लेग पर लेने के लिए कहा था। ऑप्शन 1, कैन इंक्रीज सर्कुलेशन इन लोअर एक्सट्रीमिटी, इससे पेशेंट की लोअर एक्सट्रीमिटी में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ऑप्शन 2, विल हेल्प मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ अनअफेक्टेड लिम्ब, ऐसा करने से पेशेंट के अनअफेक्टेड लेंथ की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन 3, इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग द क्लाइंट एंड फ्रॉम द बेड, ऐसा करने से क्लाइंट बहुत ही जल्दी बेड से कुर्सी पर शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हेल्प नेसेसरी टू लिफ्ट द क्लाइंट फ्रॉम बेड टू चेयर, ऐसा करने से नर्स को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और पेशेंट ज़्यादा बिना हेल्प दिए अपने आप इजीली जल्दी से बेड से चेयर पर शिफ्ट हो जाएगा। किस कारण से हमने पेशेंट को अपनी बॉडी का वेट अनअफेक्टेड लेग पर लेने के लिए कहा while shifting from bed to the chair? The right answer is option 2, will help maintain the strength of unaffected limb। पेशेंट को शिफ्ट करवाने के दौरान हम चाहते तो कुछ और नर्सेस की हेल्प लेकर उसे हम बिना किसी हेल्प के, बिना किसी एक्टिव पार्टिसिपेशन के शिफ्ट करवा सकते थे, लेकिन पेशेंट को बेड से चेयर पर पहुंचाते समय उसके लेग पार्ट पर बॉडी वेट को रखने के लिए कहना उसके अनअफेक्टेड लेग की मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए ज़रूरी था। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। और अगर आप इससे भी रैशनल को नहीं समझे तो आप सिंपली इस बात को याद रखिएगा, अगर क्लाइंट के हिप एरिया की सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद पेशेंट को आप जिस एक्सट्रीमिटी के हिप पर सर्जरी हुई है उसी पर बॉडी वेट लाने के लिए कहेंगे तो इससे इस पेशेंट का जो हिप जॉइंट है वो गड़बड़ हो सकता है, फीमर एसिटाब्यूलम से बाहर निकल सकती है, डिसलोकेट हो सकती है। इस रीज़न से भी हम इस पेशेंट को दूसरे पैर यानी अनअफेक्टेड साइड पर बॉडी वेट रखने के लिए कहते हैं। ऑप्शन 1 को हमने सही इसलिए नहीं माना है, जब भी पेशेंट डिपेंडेंट पोजीशन में होता है यानी अपने बॉडी वेट को अपने पैरों पर खड़ा होता है तो उस समय जो वीनस रिटर्न है वो कम हो जाता है और इससे सर्कुलेशन बेहतर नहीं होता, डिमिनिश्ड हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। ऑप्शन 3 में कहा गया था कि वेट बियरिंग से पेशेंट जल्दी से शिफ्ट हो जाएगा, पेशेंट को शिफ्ट करने में कभी भी हमको जल्दबाजी नहीं करनी है, इससे उसे इंजरी हो सकती है। सो दिस इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। पेशेंट को केयर करना नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी भी प्रकार से किसी भी शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करके हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। पेशेंट को काम करने के लिए कहकर, खुद की केयर खुद करने के लिए कहकर हम आराम नहीं कर सकते। यहाँ पर पेशेंट को जो भी रिक्वायरमेंट है उसे हमें फुलफिल करना ही होगा। सो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is caring for a patient with pulmonary congestion. The physician orders chest physiotherapy. When should the nurse plan to perform chest physiotherapy? किसी पेशेंट में पल्मोनरी कंजेशन के बाद डॉक्टर ने चेस्ट फिजियोथेरेपी करने के लिए कहा है। एज अ नर्स इस पेशेंट में चेस्ट फिजियोथेरेपी करने का सही समय क्या होगा? आफ्टर मील्स, before meals, when the patient has time, when the nurse has time? The right answer is option B, before meals. अगर क्लाइंट के
लंग्स के अंदर सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में एबनॉर्मल लंग्स साउंड आ रहे हैं या फिर उसे रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इन सिक्रीशंस को लूज़ करने के लिए, एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। चेस्ट फिजियोथेरेपी देने के लिए हम अपने हैंड को कप्ड पोजीशन में लाकर उसके चेस्ट के लगभग सभी एरियाज़ पर लगातार धीरे धीरे टैप करते हैं। इस टैपिंग से चेस्ट सिक्रीशंस लूज हो जाते हैं और उनके बाहर आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा सिक्रीशंस हार्ड हों या ज़्यादा हों तो पेशेंट को हम हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए कहते हैं। अगर उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो, सिंपली कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करने के लिए कहते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी हमेशा आपको पेशेंट के खाना खाने से पहले करनी सबसे सही मानी जाती है, लेकिन अगर पेशेंट ने खाना खा लिया है तो कम से कम खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं तो इससे उनमें रिस्क ऑफ एस्पायरेशन बढ़ जाता है। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.